हेलो साथियों, नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गैलेक्सी क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सुनने में बहुत अच्छा तो लगता है, लेकिन कई बार इस मुद्दे पर एकांत में अगर हम विचार करें तो बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में जन्म लेते हैं कि आखिर हम महिला दिवस सेलिब्रेट करने के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए आखिर हमें एक दिन निश्चित क्यों करना पड़ा? क्या हमारी शुरुआत से ही ये प्रेरणा रही है, या हम शुरुआत से ही ये चाहते थे कि हम महिलाओं को एक सम्मान दे सके, महिलाओं को उनके अधिकार दे सके, या फिर हम किसी आक्रोश से तंग आकर के या किसी हम परेशानी से तंग आकर के हमने महिलाओं को उनके अधिकार और उनके सम्मान के लिए महिला दिवस घोषित किया? तमाम ऐसे सवाल हैं जो ये खड़े होते हैं, और आज हम इस महिला दिवस के अवसर पर आपके लिए इन सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। और हम ये उम्मीद करेंगे कि आज के इस सेशन से आपको आने वाले किसी भी परीक्षाओं में या किसी भी तरीके से ये आपको लाभदायी होगा। साथियों, बिंघम यंग नाम के एक बहुत ही महान शख्सियत रहे हैं। उनका एक स्टेटमेंट आता है, वो कहते हैं, अगर हम किसी एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो वो केवल एक आदमी शिक्षित होता है, लेकिन अगर हम किसी एक महिला को शिक्षित करते हैं तो एक पीढ़ी शिक्षित होती है। साथियों, आज हम सब लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। इसकी शुरुआत कैसे होती है और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, और कह सकते हैं अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है। साथियों, 1908 का वो समय था न्यूयॉर्क में। वहां पर कई ऐसी महिलाएं थी जो काम कर रही थी, जॉब कर रही थी, और उनको जॉब में बहुत सारा टाइम खर्च करना पड़ता था, बहुत सारा मतलब उनका समय उसमें बहुत जाता था, लेकिन उस हिसाब से उनको पैसे भी नहीं मिलते थे। उन महिलाओं ने अपने जॉब में समय को कम करने के लिए मार्च निकाला, आंदोलन किया, बैठकें की, एकत्र हुई, विरोध किया, और उस विरोध का नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे न्यूयॉर्क में तमाम महिलाएं इकट्ठी हुई और उन्होंने अपने नारे बुलंद किए, और आगे चल करके उन्होंने अपने वेतन को बढ़ाने के साथ साथ वोट देने के अधिकार की मांग करनी शुरू कर दी। यहां पर अगर आप तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे भारत और अमेरिका का, तो आप एक चीज पाएंगे। साथियों, अमेरिका ने 1789 में संविधान अपना बनाया था, लेकिन उस अमेरिका ने अपने देश की महिलाओं को मतदान करने का अधिकार 1909 में देता है, जबकि हमारा भारत देश 26 जनवरी 1950 को जब संविधान को पूरी तरीके से लागू करता है, उसी तारीख से ही स्त्री और पुरुष दोनों को ही समान रूप से अधिकार मिल जाते हैं वोटिंग के, और तमाम प्रकार के अधिकार मिल जाते हैं। लेकिन यहां पर समस्या यह थी अमेरिका के अंदर 1908 में कि इन महिलाओं के इस आक्रोश को कैसे संभाला जाए। 1909 में, यानी कि एक साल के बाद, अमेरिका की सरकार ने उस तारीख को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी, और महिलाओं के उन अधिकारों की जो वो मांग कर रही थी, उनकी मांग को वो पूरा कर दिया। करीब करीब 2 साल के बाद 1911 में लगभग यूरोप के कई देश और अमेरिका के कई देश 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाना शुरू कर देते हैं, जबकि इसको आधिकारिक मान्यता यूएनओ से 1975 में मिलती है। 1975 में यूएनओ से मान्यता मिलने के बाद यह लगभग संपूर्ण देश में, या पूरे विश्व में कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। साथियों, हम सभी लोग जानते हैं कि आज हम 21वीं सदी में और 2024 में जी रहे हैं, और आज भी हमारे लिए ये सोचना कितना दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है कि हमारे देश में महिलाओं को उस तरह की स्वतंत्रता या उस तरह की आज़ादी नहीं मिल पाई है जैसी संकल्पना, जैसी कल्पना हम सब लोग करते हैं, या हमारे देश की महानायिकाओं ने किया, या हमारे देश के महानायकों ने किया। अगर हम भारत के दृष्टिकोण से देखें तो
मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। वैसे अगर आप देखेंगे मध्यकालीन इतिहास में कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर महिलाओं का शासन है। चाहे वो महारानी दिद्दा की बात करें जो कि कश्मीर की शासिका थी, चाहे वो हम रानी दुर्गावती की बात करें, रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, तो कई ऐसी रानियों के नाम आते हैं। चाहे वो रुद्रम्मा देवी की बात की जाए, चाहे हम किसी की भी बात करते हैं, तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर महिलाओं का शासन था। फिर भी अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से महिलाओं को वो स्वतंत्रता, वो आज़ादी, वो अधिकार नहीं थे जो अधिकार आज धीरे धीरे उनको वो संविधान द्वारा दिए जा रहे हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है, आज की डेट में हमें यह समझना है कि आज का जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत में जो महिलाओं को आज़ादी या स्वतंत्रता या उनके अधिकार जो हैं, इसके पीछे कई लोगों का योगदान रहा है। भारत की आज़ादी के बाद या आज़ादी से पहले कई ऐसे महानायक, महानायिकाएं हुई जिन्होंने भारत में महिलाओं के विकास, उनके उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए तमाम समय समय पे कदम उठाए, जिनमें कई सारे नाम देखने को मिलते हैं। वो नाम उल्लेखनीय हैं, जिनमें ताराबाई शिंदे का भी नाम आता है, जिनमें पंडिता रमाबाई का भी नाम आता है, और सावित्रीबाई फुले का नाम आता है, उषा मेहता का नाम आता है। ऐसे सैकड़ों नाम हम गिनते चले जाएं, पीटी उषा से लेकर के मैरी कॉम तक, सानिया मिर्जा से लेकर के जितने भी बड़े बड़े हमारे देश के दिग्गज कलाकार रहे हैं, उन सब तक। साथियों, आज हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ये किसी भी देश के लिए बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि जिस देश की महिलाएं, जिस समाज की महिलाएं शिक्षित होती हैं, उससे उस परिवार या उस समाज के संस्कृति या सभ्यता के बारे में पता चलता है। साथियों, अगर हम महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं की बेहतरी के लिए कदम उठाते हैं तो इससे केवल उनका ही नहीं बल्कि हमारे समाज का और हमारे देश का विकास होता है। आज हम उन्हीं कुछ महानायिकाओं के बारे में बात करेंगे जिनकी प्रेरणा से आज हमारे देश की कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और आगे भी उनसे प्रेरणा मिलती रहेगी। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और पूरा दुनिया, पूरा विश्व आज नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मेरा मानना है वो ये है कि हम किसी एक तारीख में उलझ के ना रह जाएं। कई बार ये होता है कि हम 8 मार्च को ही महिलाओं के प्रति सम्मान दिखाने की बात करते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। हमारा मानना है कि महिलाओं के प्रति सम्मान 24/7 365 डेज होना चाहिए, कोई एक दिन नहीं होना चाहिए। लेकिन एक दिन इसलिए बनाया गया है ताकि हम उस दिन अपने उन पीछे के किए गए गलत कामों को फिर से सुधार सकें। जैसे आप 26 जनवरी मनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम 26 जनवरी के ही दिन अपने देश की आज़ादी का गुणगान करते हैं। यानी 26 जनवरी ये वो दिन है जहां से हम अपने देश की आज़ादी का पैमाना पिरोना शुरू करते हैं और धीरे धीरे 1 साल तक फिर हम वहीं पर चल के आते हैं। तो ये सर्कल, ये साइकिल चलता रहता है और ये चलता रहना चाहिए। और हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आधी आबादी है दुनिया की, उन्हें सम्मान से जीने का अधिकार भी है और हक भी है, और हम कोई नहीं होते हैं कि उनके अधिकार और उनके हक को छीनने वाले। हाँ, हम उनकी मदद जरूर कर सकते हैं और मेरा मानना है कि जब हम उनकी मदद करते हैं तो रिवर्ट में वो हमारी भी मदद करेंगे और मिलजुल करके हम आगे भी बढ़ेंगे, समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, दुनिया प्रगति करेगी। तो आज हम उसी इंटरनेशनल वुमेन्स डे में क्रम में आते हैं। सबसे पहले बात आती है वोट्स फॉर वुमेन। पहला जो पॉइंट आता है वोट्स फॉर वुमेन। मैंने आपको बताया कि 1909 में अमेरिका में सबसे पहले ये बात शुरू होती है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार। साथियों, ये एक तुलनात्मक विश्लेषण आप कर सकते हैं भारत के संविधान और अमेरिका के संविधान में। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। पश्चिमी देश जो बहुत पहले आजाद हुए, जो हमसे बहुत पहले तरक्की पाए, उन्होंने अपने देश की महिलाओं को कई सालों के बाद मतदान करने का अधिकार दिया और कई ऐसे फील्ड हैं जहां पे अधिकार दिया।
जबकि उसका प्रभाव भारत में देखा जा सकता है। और जब भारत में 1950 में संविधान लागू हुआ तो उसी तारीख से ही महिलाओं को हर वो अधिकार दिए गए थे जो पुरुषों को अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, अगले पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो ये भारत के कुछ महान नायिकाएं हैं जिनमें आप देख सकते हैं इन सभी महान नायिकाओं ने हमारे देश में विपरीत परिस्थितियों में काम किया। इनमें एक बात ध्यान रखना, कोई भी ऐसी महिला नहीं है जिसको बना बनाया बैकग्राउंड मिला हो, जिसे बना बनाया प्लेटफॉर्म मिला हो। इनमें से एक महिला ऐसी नहीं है जिसको 100 लोगों ने सपोर्ट किया हो। इनमें से कोई ऐसी महिला नहीं है जिसका विरोध ना हुआ हो। सावित्रीबाई फुले जैसी महिलाएं जो प्रिंसिपल बनती हैं, अपने बच्चों को मतलब पढ़ाती हैं। आप जरा सोचिए, सावित्रीबाई फुले का नाम आप पढ़ेंगे, देख घूस पिंपल्स निकल आए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 5 सितंबर 1948 को साथियों पुणे में एक विद्यालय की स्थापना करती हैं सावित्रीबाई फुले और केवल 9 लड़कियों को पढ़ाना शुरू करती हैं। उनके हस्बैंड ज्योतिराव गोविंदराव फुले जो उनको सपोर्ट भी करते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं। और साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि 1 साल के भीतर उन्होंने 5 विद्यालय बनाए थे। और आज आप देखते होंगे सावित्रीबाई फुले के नाम से जगह जगह अवार्ड्स बिकते हैं। हमारे यहाँ कई ऐसे राज्य हैं जो अपने यहाँ राज्य में बालिकाओं को साइकिल वितरित करते हैं, सावित्रीबाई फुले ही नाम से वो बिकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनमें जितने भी आप देखेंगे नाम, कमला नेहरू का आप नाम देखेंगे, सुनीता कृपलानी का आप नाम देखेंगे, आप देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई का नाम आप देखेंगे, इसमें राजकुमारी अमृता कौर का नाम आप देखेंगे। आप कहने का मतलब भारत में जितनी भी ये महान विभूतियां रही हैं, जितनी भी ये महानायिकाएं रही हैं, इन सभी ने संघर्ष किया है। और एक बात ध्यान रखना, बगैर संघर्ष के कुछ नहीं होता है। मैं यहां पे एक छोटा सा पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। एक बात ध्यान रखना, जब भगवान राम पैदा हुए थे और भगवान राम जब जंगल नहीं गए थे, उससे पहले तक वो भगवान नहीं थे, और थे भी तो कोई जानता नहीं था। जब वो जंगल लौट के आए तब दुनिया को मालूम चला कि वो भगवान थे। ये कहने का मतलब क्या है? ये कहने का मतलब ये है कि हम सभी एक ही जैसे हैं, और जो संघर्ष करके अपने आप को तपा करके दुनिया से लड़ करके समाज के बेहतरी के लिए काम करता है, वो एक दिन ऐसे ही सितारों की तरह चमकता है। साथियों, ऐसे चमकना है तो तपना पड़ेगा। जितना कुंदन तपेगा उतना ही वो चमकीला बनेगा, ये दुनिया जानती है। तो तपना पड़ेगा। और उषा मेहता का नाम तो कोई भूल भी नहीं सकता। साथियों, अभी हम एक एक करके कुछ महिलाओं के बारे में बात करेंगे। विजय लक्ष्मी पंडित, जिन्होंने यूएनओ के अंदर बात रखी थी भारत की तरफ से। एनी बेसेंट आप सभी लोग जानते हैं, आयरिश लेडी थी, और ये भारत में आकर के भारत की आजादी के लिए संघर्ष करती हैं। और आप सभी लोग इन सभी महिलाओं के योगदान को समय समय पर पढ़ते भी होंगे, देखते भी होंगे। ठीक है, अब इसी में सबसे पहला नाम जो आता है ताराबाई शिंदे का आता है। देखिए, ताराबाई शिंदे के बारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट ये लिखा हुआ है कि ताराबाई शिंदे जो है, ताराबाई शिंदे जो है आप देखें यहाँ पे, ताराबाई शिंदे जो है, इन्होंने क्या किया है? सबसे पहली बात आप ध्यान रखेंगे, ताराबाई शिंदे का जब नाम आता है तो महाराष्ट्र के इतिहास में यह बहुत ही प्रसिद्ध नाम आ जाता है। ठीक है, और इन्होंने जो है पितृसत्तात्मक और जाति व्यवस्था का विरोध किया है। ध्यान रखना, 1882 में ये जो किताब आप देख रहे हैं ना, स्त्री पुरुष तुलना, ध्यान रखना, स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री पुरुष तुलना, पुरुष तुलना, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये किताब जो देख पा रहे हैं, ये 1882 में इन्होंने पब्लिश किया था। और इन्होंने नारियों के डेवलपमेंट के लिए काम किया था। और ये मेंबर भी थी किसकी? सत्यशोधक समाज की। साथियों, एक बात का ध्यान रखना, ये क्या थी? सत्यशोधक समाज। ध्यान रखना, सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की सदस्य भी थी। इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ताराबाई शिंदे एक बहुत बड़ा नाम है। 1882 में ये किताब इनकी छपती है और महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी जागृति का ये काम करते हैं। ध्यान रखना, इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए पितृसत्तात्मक व्यवस्था और जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया था। एक बहुत बड़ा नाम
ताराबाई शिंदे का। ठीक है, इसी क्रम में आप देखेंगे दूसरा नाम आता है पंडिता रमाबाई का। साथियों, पंडिता रमाबाई के जीवन में क्या ऐसी कठिनाई रही होगी, क्या आपको पता है पंडिता रमाबाई के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें? साथियों, पंडिता रमाबाई ने इंटरकास्ट मैरिज किया था। एक कायस्थ से इन्होंने विवाह किया था जो कि बंगाल के थे, और माता पिता की मृत्यु के बाद और बाद में अपने पति की मृत्यु के बाद इन्होंने एक व्यवस्था स्टार्ट की थी जिसको हम सभी लोग कहते हैं शारदा सदन। शारदा सदन आप देख सकते हैं, शारदा सदन इन्होंने चलाया था। अब ये शारदा सदन स्कूल क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि उस टाइम पर जो महिलाएं थीं जिनको मतलब घरेलू हिंसा की जो शिकार होती थी, जिनको प्रताड़ित किया जाता था, उन महिलाओं की देखभाल के लिए, उन महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उन महिलाओं के अधिकारों के लिए इन्होंने शारदा सदन की स्थापना किया था। और इसमें ध्यान रखना, पंडिता रमाबाई का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है और इन्हें हम समाज सुधारिका, साथ साथ इनको हम कवयित्री भी कहते हैं और इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। तो साथियों, एक बात का ध्यान रखना, पंडिता रमाबाई का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और इन्होंने देख सकते हैं यहाँ पे संस्कृत में इनको पंडिता भी कहते हैं, और है ना, ओके, वुमेन्स राइट एंड एजुकेशन, इसके लिए इन्होंने क्या किया? संघर्ष किया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं और भी तमाम महान क्रांतिकारियों की, तो उसमें कई तरह के नाम देखने को मिलेंगे आपके सामने। ठीक है, कई तरह के नाम आपको देखने को मिलेंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आते हैं, एक नाम आप देख सकते हैं उषा मेहता का। देखें, उषा मेहता का योगदान क्या रहा है। साथियों, आप सभी को पता होगा कि एक मूवमेंट गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था जिसको हम सभी लोग कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जब गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1942 में स्टार्ट किया था, तो अगले ही दिन क्या हुआ कि क्विट इंडिया मूवमेंट के सारे मेंबर जो थे लगभग सब गिरफ्तार कर लिए गए। अब इस मूवमेंट को कैसे चलाया जाए, कैसे आगे रेगुलेट किया जाए, इसके लिए उषा मेहता ने 14 अगस्त, ध्यान रखना, 14 अगस्त 1942 को इन्होंने क्या किया था? कांग्रेस रेडियो की स्थापना की थी। कांग्रेस रेडियो की स्थापना की। और साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि उस रेडियो के माध्यम से ये उस आंदोलन का प्रचार कर रही थी। इनके साथ कई लोग थे, अच्युत पटवर्धन भी थे, इनके साथ राम मनोहर लोहिया भी थे, है ना, कई लोग थे जो रेडियो के माध्यम से इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और एक बात और जान लीजिए, उषा मेहता का दिमाग आप देखें, क्या दिमाग रहा होगा। इन्होंने क्या किया, रेडियो का जब प्रसारण ये कर रही थी, तो जितनी बार ये प्रसारण करती थी, हर बार अपना वेन्यू चेंज कर देती थी। कभी प्रसारण मुंबई से, तो कभी सतारा से, तो कभी नागपुर से, कभी कहीं से। मतलब अंग्रेजों को मालूम ना चले कि ये जो प्रसारण हो रहा है ये कहां से हो रहा है। और बीच बीच में उषा मेहता जी क्या करती, उसी रेडियो के माध्यम से महात्मा गांधी, नेहरू जी और इन तमाम लोगों के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते थे, स्पीच जो होती थी, वो बीच बीच में चलाती थी ताकि लोगों को कंफ्यूजन होता रहे। लेकिन 3 महीनों के बाद अंग्रेजों को पता चल जाता है और अंग्रेज इन्हें पकड़ लेते हैं और उषा मेहता और इन तमाम साथियों को जो है जेल भेज दिया जाता है। साथियों, सन 2000 में इनकी मृत्यु हुई थी और लगभग 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म 1920 में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 2000 में हुई थी। तो उषा मेहता का योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। ये वो महिला है जो आने वाली महिलाओं को, बेटियों को ये प्रेरणा देती हैं कि किसी भी मामले में आपको पीछे नहीं हटना है, चाहे वो राजनीति का मामला हो और चाहे वो देश की समृद्धि और देश के विकास के लिए आंदोलन का मामला हो। अगर देश के लिए उठ खड़े होने का बात हो तो उषा मेहता की ये जो प्रेरणा है ये भुलाई नहीं जा सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा है। ठीक है, और इसके बाद आप अगले कुछ महानायिकाओं के बारे में आप जाने। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, सावित्रीबाई फुले, ये भारत के इतिहास में ये एक महानायिका रही हैं। सावित्रीबाई फुले को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। इनके द्वारा जितने भी
काम किए गए महिलाओं के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए, वो अपने आप में एक अविस्मरणीय काम है। साथियों, मैं आपको बस जस्ट फील कराना चाहता हूं। आप जरा सोचें, आज से 70-80 साल पहले पढ़ाई की क्या दुर्दशा रही होगी। 5 सितंबर 1948, ध्यान रखना, 5 सितंबर 1948 को पुणे में, ध्यान रखना, पुणे में महिला विद्यालय खोला गया। पहला महिला विद्यालय खोला गया। और ये पहली उसकी क्या बनी, प्रिंसिपल बनी। क्या बनी उसकी, प्रिंसिपल बनी। ध्यान रखना, उसकी क्या बनी, ये प्रिंसिपल बनी। ये पहली अध्यापिका बनी, कह सकते हैं। ये संस्थापक भी थी और अध्यापिका भी थी। इस बात का सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। सावित्रीबाई फुले। और इन्होंने जो बड़ा योगदान किया है, वो सबसे बड़ा योगदान क्या था इनका, एडुकेशन फॉर वुमेन्स। क्योंकि इनका मानना है कि जब महिलाएं शिक्षित होंगी तभी देश शिक्षित होगा, और इनकी प्रेरणा से ही ये तमाम महिलाएं जो हैं आगे बढ़ती हैं। और आप जानते हैं कि आज आधुनिक भारत में कई ऐसी महिलाएं हैं जो ये दर्शाती हैं कि हर एक फील्ड में अब महिलाओं का कोई मुकाबला नहीं है। आप जानते हैं, हमारे देश की एक महान धावक पीटी उषा, केरला, ध्यान रखना, पीटी उषा एक महान धावक जो एक आत्मकथा लिखती हैं। इनकी आत्मकथा है द गोल्डन गर्ल में उन्होंने अपनी उस व्यथा के बारे में बताया है कि कितने संघर्षों के बाद हम आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। साथियों, बार बार मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बगैर संघर्ष के कोई भी अचीवमेंट नहीं होता है। संघर्ष से मत घबराइए, ये मत सोचिए कि हमारे जीवन में संघर्ष क्यों है। ये संघर्ष ही आपको तरासेगा। एक बात ध्यान रखना, जिस पत्थर में चोट सहने की शक्ति नहीं होती है, जिस पत्थर में चोट सहने की शक्ति नहीं होती है, उसे मूर्ति बनने का सौभाग्य नहीं मिलता है। इसीलिए कभी टाइल्स की मूर्तियां नहीं होती हैं, मूर्तियां तरासी जाती हैं पत्थरों को। ध्यान रखना इस बात का कि संघर्ष आपको तराशता है, और जब आप उस काबिल हो जाते हैं तो आपको वहां पे बिठाता है जहां दुनिया आपको सलाम करती है, और आपके जाने के बाद भी हजारों सालों तक आपको याद करती है। मैरी कॉम, मुक्केबाज, आप सभी लोग जानते हैं, अनब्रेकेबल इनकी ऑटोबायोग्राफी है। अनब्रेकेबल इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ये उसमें लिखती हैं कि कितने संघर्ष थे, खाने पीने की कितनी समस्याएं थी, जनजातीय समाज कितने प्रभाव में रहा, और इन सभी के बावजूद उन्होंने देश का नाम आगे किया, और देश का नाम आगे करने के साथ साथ अपने समाज और अपनी संस्कृति को आगे किया। साथियों, बस यही आपको बताना चाहूंगा कि महिलाएं आज जो अपने एक कंफर्ट जोन में हैं, वो कहते हैं ना विवेकानंद जी कि युवाओं, तुम्हें कुछ करना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। तो बेटियों, बहनों, आपको कुछ करना है, नया नाम करना है, नई इबारत लिखनी है, नया इतिहास लिखना है। आओ, कंफर्ट जोन से बाहर आओ और एक सिक्का उछालो और उस आसमान में अपने इतिहास की इबारत लिखो। हम यही उम्मीद करेंगे कि आप सब लोग आगे आए, ईमानदारी से आगे आए, एक दूसरे का सम्मान करें, अपने साथ साथ अपने समाज, अपने देश और दुनिया का ख्याल रखें। आज इन्हीं सारी बातों के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।